रामदेव, पतंजलि और कोर्ट कचहरी, नाम साथ आए तो डेजा वू होता है। विज्ञापनों, शिकायतों और कोर्ट से पड़ी डांट का एक पुराना पैटर्न है। इतनी बार दोहराया गया कि दुनिया एक मैट्रिक्स है, हम एक लूप में फंसे हुए हैं वाली रील बन जाए। इस बार केंद्र में है डाबर का च्यवनप्राश। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि को हिदायत दी है कि डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक विज्ञापन फैलाना बंद करो। डाबर ने शिकायत की थी, पतंजलि आदतन अपराधी है। अब सवाल है, ये आदत है या रणनीति? जानने के लिए हमने देखी पतंजलि आयुर्वेद की एक्स टाइमलाइन। 1 जनवरी 2025 का एक ऐड। रामदेव एक पेड़ के नीचे विराजमान हैं, हाथ में कोई ग्रंथ है। पन्ने पलटते पलटते अचानक उठ खड़े होते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, जो देश को एक परिवार नहीं बाजार मानते हैं, वे महर्षि चरक, सस्त्रुत, धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाएंगे? हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 40 नहीं 51 जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश बनाया है। ये विज्ञापन काफी पहले से चल रहा था। डाबर इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर 2024 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक एप्लीकेशन में आरोप लगाया, पतंजलि ने एक हफ्ते के भीतर डाबर च्यवनप्राश को नीचा दिखाने वाले विज्ञापन कुल 6182 बार चलाया। पतंजलि को समन मिला। इस बीच दोनों कंपनियों ने वकीलों की फौज तैयार की। डाबर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी, आर जवाहरलाल, अनिरुद्ध बखरू और मेघना कुमार पेश हुए। पतंजलि की पैरवी की वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर, जयंत मेहता, रोहित गांधी और नेहा गुप्ता ने। डाबर की तरफ से मोटा माटी ये दलीलें रखी गई। डाबर अपने च्यवनप्राश के लिए 40 जड़ी बूटियों का रेफरेंस देता है। पतंजलि ने इसी का जिक्र कर हमारे प्रोडक्ट को कमतर दिखाया है। पतंजलि ने अपने विज्ञापन में डाबर च्यवनप्राश को साधारण बताया, ये अपमानजनक है। च्यवनप्राश मार्केट में डाबर 60% का होल्ड रखता है, आयुर्वेद की सारी परंपराओं का पालन करता है। पतंजलि ने इस पर सवाल उठाया है। पतंजलि अपने प्रोडक्ट में मरकरी का इस्तेमाल करता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ पतंजलि की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने सेठी की सारी दलीलों को गलत बताया। बोले कि पतंजलि ने किसी भी गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल नहीं किया और च्यवनप्राश भी सही फॉर्मूला से बनाया गया है, जो सेहत के लिए खतरनाक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस मिनी पुष्करना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर एक अंतरिम आदेश पारित किया। पतंजलि से विज्ञापन हटाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय कर दी। ऐसे अनुमान है कि 14 जुलाई को अंतिम फैसला आ सकता है। जैसे कि हमने पहले बताया, ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि और रामदेव इस तरह के विवादों में फंसे हों। रूह अफ़ज़ा वाले विवाद को अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं बीते हैं। क्या हुआ था? इस साल अप्रैल की शुरुआत में पतंजलि ने एक शरबत लॉन्च किया था, नाम गुलाब शरबत। विज्ञापन भी बनाया जिसमें रामदेव बोले, देश राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है। जिस कंपनी का रूह अफ़ज़ा आप लोग पी रहे हैं, उससे हो रही कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में हो रहा है। लेकिन अगर आप हमारा शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, पतंजलि यूनिवर्सिटी का विस्तार होगा। जैसे लव जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस शरबत जिहाद से बचने के लिए ये मैसेज सबके पास तक पहुंचना चाहिए। रामदेव ने अपने बयान में रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। पतंजलि और रामदेव पर हमदर्द के खिलाफ घृणा फैलाने और बदनाम करने के आरोप लगाए। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हमदर्द की तरफ से दलीलें रखी। जस्टिस अमित बंसल की सिंगल बेंच ने पतंजलि और रामदेव को आड़े हाथों लिया। कहा, यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है, किसी भी तरह से इसका बचाव नहीं किया जा सकता। इसी सुनवाई के दौरान रामदेव पर कुछ और गंभीर आरोप लगे। रोहतगी ने कहा, रामदेव लगातार हमदर्द और कंपनी के मालिकों के धर्म को निशाना बना रहे हैं। ये मामला सिर्फ बदनामी का नहीं है, इसे हेट स्पीच की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ये समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर रहा है, इसे मानहानि के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। रोहतगी ने कोर्ट को यह भी बताया कि रामदेव हिमालय कंपनी को भी इसी तरह से निशाना बना चुके हैं, क्योंकि उसके भी मालिक मुस्लिम हैं। रोहतगी आगे बोले कि देश में पहले से ही काफ़ी समस्याएं हैं, ऐसे में रामदेव के इस वीडियो को एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बचाव में पतंजलि ने कहा, कंपनी को राजनीतिक राय रखने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अमित बंसल बोले, अपनी राय अपने पास रखिए, एफिडेविट में लिख कर दीजिए, भविष्य में इस तरह की बयानबाजी नहीं की जाएगी। इसके बाद पतंजलि ने कहा, प्रिंट या वीडियो के रूप में सभी विज्ञापन हटा लिए जाएंगे।
इसी सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने पतंजलि से जुड़े एक और पुराने और चर्चित मामले का जिक्र किया, जिसमें रामदेव का सामना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA से हुआ था। रोहतगी ने कहा कि एलोपैथी को निशाना बनाने के लिए रामदेव को पहले भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल चुकी है। रोहतगी बोले कि इससे पहले कि ये समस्या विकराल हो जाए, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। मजे की बात, मुकुल रोहतगी ने जिस केस की बात की उसमें उन्होंने तब खुद रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि की तरफ से दलीलें रखी थी। 19 मार्च 2024 के दिन इस मामले में एक बड़ी सुनवाई हुई थी। IMA ने पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापन देने और एलोपैथी को बदनाम करने का आरोप लगाया था। साथ ही इसी मामले में रामदेव पर कोर्ट की अवमानना की तलवार भी लटक रही थी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमान उल्ला की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। क्या हुआ था तब, टाइमलाइन के जरिए देखते हैं। IMA ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। कहा कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन, इसके इलाज के संदर्भ में एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। ये भी कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया, जैसे डायबिटीज, मोटापा और लिवर से जुड़ी बीमारियां। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को भ्रामक दावों वाले विज्ञापन बंद करने होंगे, लेकिन विज्ञापन बंद नहीं हुए। इस बीच रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर से उन्हीं दावों को दोहराया। IMA ने कोर्ट में कहा कि पतंजलि की तरफ से ऐसे विज्ञापन बंद नहीं हुए हैं। अखबारों में छपे हुए विज्ञापन कोर्ट के सामने रखे गए। कोर्ट ने इनका गंभीरता से संज्ञान लिया। फरवरी 2024 में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पतंजलि और उसके मालिकों से पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरह के विज्ञापन जारी रहे। फिर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को हुई, जिसमें रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन बेंच ने माफी को अस्वीकार कर दिया। रामदेव बोले कि जो भी हुआ वो अति उत्साह में हो गया। कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। आगे की सुनवाइयों में ये तय हुआ कि पतंजलि की तरफ से अखबारों में माफ़ी छपवाई जाएगी। माफ़ी छपी और 13 अगस्त 2024 के दिन ये केस बंद हो गया। इन मामलों के अलावा भी रामदेव और उनकी कंपनी विवादों में बने रहे हैं। मसलन 2021 में पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवा लॉन्च की और इसे कोविड-19 के इलाज का दावा भी किया। बाद में भारत सरकार के इंटरवेंशन के बाद इसकी मार्केटिंग रोकनी पड़ी। सरकार ने तब कहा था कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो दिखाता हो कि इससे कोरोना का इलाज हो सकता है। वहीं 2015 में पतंजलि ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च किया, लेकिन लॉन्चिंग से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था। नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस मिला। 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने कहा कि पतंजलि का आंवला जूस पीने के लिए अनफिट है। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से पतंजलि का आंवला जूस हटा दिया था। 2018 में FSSAI ने पतंजलि को गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। जनवरी 2025 में केरल की एक अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ एक भ्रामक विज्ञापन मामले में जमानती वारंट जारी किए थे। अब सवाल है कि इतने सारे लगभग एक जैसे मामलों के पीछे की वजह क्या है? क्या ये भूलवश हो रहा है, या जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि पतंजलि और रामदेव आदतन अपराधी हैं, या फिर ये अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन सवालों के जवाब मिलेंगे।